परिवर्तन की वजह से जो भी विकार पैदा होंगे उनको हम आनुवंशिक विकार के अंतर्गत पढ़ेंगे, और किस प्रकार हम आनुवंशिकता को मनुष्य के केस में पढ़ सकते हैं ये हम वंशावली विश्लेषण में देखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्परिवर्तन की। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन जीन, और जीन गुणसूत्र पर होते हैं, और गुणसूत्रों से ही गुणसूत्र प्रारूप बनता है जो कि किसी भी एक जाति के लिए फिक्स होता है। तो अगर जीन में या गुणसूत्र में या गुणसूत्र के प्रारूप में इनकी संख्या में किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए, किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीवों के आनुवंशिक पदार्थ यानी जीन और इससे संबंधित गुणसूत्र और गुणसूत्रों की संख्या, इन तीनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाए तो वह उत्परिवर्तन कहलाता है। तो अब इस आधार पर हम उत्परिवर्तन को 3 भाग में बांट सकते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार, अगर जीन में कोई परिवर्तन होता है, जीन की रासायनिक संरचना अगर बदलती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो उसे जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहा जाएगा। अगर गुणसूत्र के अंदर उत्परिवर्तन आता है, गुणसूत्र का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा, कोई खंड गायब हो जाए, जुड़ जाए, डुप्लीकेट हो जाए, द्विगुणित हो जाए, कुछ भी चेंज आता है, तो वो गुणसूत्र उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपथन कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबेरेशंस। और अगर गुणसूत्र की संख्या जो कि किसी एक जाति में फिक्स होती है, तो गुणसूत्र की संख्या जो फिक्स है, अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आया, बढ़ जाए या घट जाए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया, तो इसको प्लॉइडी कहा जाएगा, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन 3 प्रकार का है। जीन उत्परिवर्तन, अगर जीन में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन, अगर गुणसूत्र में कोई चेंज आ रहा है, और अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन है तो प्लॉइडी कहा जाएगा। बच्चों आइए बात करते हैं जीन उत्परिवर्तन की, कि जीन में जो चेंज आएगा वो किस किस प्रकार का हो सकता है। पहले आपको बता दें जीन क्या है। जीन ये डीएनए का वह टुकड़ा है जो किसी प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करता है, और इस जीन की रासायनिक संरचना में अगर कोई बदलाव आया तो ये जीन उत्परिवर्तन कहलाएगा। जीन में जेनेटिक कोड के अनुसार 3 न्यूक्लियोटाइड का बना कोडॉन एक अमीनो एसिड का निर्धारण करता है, और इस प्रकार अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन श्रृंखला बनाते हैं। यानी जीन में जेनेटिक कोड के अनुसार 3 न्यूक्लियोटाइड का बना एक कोडॉन प्रोटीन श्रृंखला में एक अमीनो एसिड की स्थिति को निर्धारित करता है। जेनेटिक कोड के विन्यास में परिवर्तन, अगर किसी वजह से इनके विन्यास में परिवर्तन आ जाए तो इससे परिवर्तन से इससे बनने वाले प्रोटीन में अमीनो अम्लों के विन्यास में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन 2 प्रकार का है, एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन और एक प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, इसमें डीएनए में 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, और इसके जुड़ने या कम होने से पूरा जेनेटिक फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, जेनेटिक सूचना बदल जाएगी, जो भी एक उदाहरण से हम समझेंगे। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक को विस्थापित कर देगा। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहा जाएगा। और प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन को हम 2 भाग में बांटेंगे, संक्रमण और ट्रांसवर्सन। जीन उत्परिवर्तन में पहला है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि जिस जगह पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे या कम होंगे, वहां से पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। इनमें डीएनए अणु में 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, और जुड़ने के आगे स्थान से आगे पूरी जेनेटिक सूचना ही बदल जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन में डीएनए से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में भी अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में एक कथन लिखा गया है, राम हैज रेड पेन। तो इसमें जो 3 अंग्रेजी के वर्ण हैं, ये जेनेटिक कोड से मिलते हैं और सबका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। अगर इस सेंटेंस में हैज और रेड के बीच में बी जोड़ दिया जाए, हैज और रेड के बीच में बी जोड़ दिया जाए, तो देखिए जहां पे बी जुड़ रहा है उसके आगे का पूरा सीक्वेंस, पूरा मतलब बदल गया है। अब इसका कोई सेंस नहीं निकला, यानी पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम
बदल गया। इसी प्रकार जीन में भी अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है या कम हो जाता है तो ऐसे केस में पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जुड़ने वाली जगह से आगे चेंज हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसी प्रकार अगर रेड का आर गायब कर दिया जाए तो भी आप देखिए पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, ईडीपी एक साथ आ गया ईएन। तो अब इसमें जेनेटिक सूचना बदल गई, जिस जगह पे ये चेंज आया, बदलाव हुआ, उसके आगे जेनेटिक फ्रेम चेंज हो गया, सूचना बदल गई और इसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी जिस जगह पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा या कम हो जाएगा उस जगह के आगे से पूरी जेनेटिक सूचना का बदल जाना ही फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाता है। दूसरे प्रकार का उत्परिवर्तन जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक को विस्थापित करेगा या रिप्लेस होगा, इसको प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहा जाता है। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में डीएनए अणु के एक या अधिक नाइट्रोजनी क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक से विस्थापित हो जाते हैं और यह दो प्रकार का है, संक्रमण और ट्रांसवर्सन। डीएनए में प्यूरिन और पाइरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वाइनिन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। अगर प्यूरिन क्षारक को या पिरिमिडीन क्षारक को विस्थापित करता है तो इसे संक्रमण कहेंगे, और अगर प्यूरिन क्षारक पिरिमिडीन क्षारक को या पिरिमिडीन क्षारक प्यूरिन क्षारक को विस्थापित करता है तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को ट्रांसवर्सन कहा जाएगा, जिसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हसियाकार कोशिका अरक्ता सिकल सेल अनीमिया इसी वीडियो के आगे के भाग में आने वाला। इसे छोटे से चार्ट से समझ सकते हैं। प्यूरिन, एडेनिन और ग्वाइनिन, पाइरिमिडीन, थाइमिन और साइटोसिन ये डीएनए में पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। अगर एडेनिन ग्वाइनिन या ग्वाइनिन एडेनिन में बदलता है, इसमें विस्थापन होता है, या थाइमिन साइटोसिन थाइमिन में विस्थापित होता है तो इसको संक्रमण उत्परिवर्तन कहा जाएगा। लेकिन अगर प्यूरिन क्षारक पाइरिमिडीन क्षारक से या पाइरिमिडीन क्षारक प्यूरिन क्षारक को विस्थापित करता है तो इसको ट्रांसवर्सन कहा जाएगा। अगर गुणसूत्र में कोई भी खंड टूट जाए, कुछ नया जुड़ जाए, उलट जाए, डुप्लीकेट हो जाए, किसी भी प्रकार का अगर गुणसूत्र के खंडों में चेंज आता है तो वो गुणसूत्र उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपथन कहलाता है। गुणसूत्रों की संरचना अर्थात गुणसूत्र में जीन की संख्या तथा उनके विन्यास में होने वाले परिवर्तन गुणसूत्र उत्परिवर्तन या विपथन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इसके प्रकार देखना है तो मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है जिसपे ABCDEF जीन मौजूद है। अगर इसमें जीनों का विन्यास, गुणसूत्र का कोई खंड इसमें उलट जाए, जैसे दिखाया गया है CDE, इतना हिस्सा उलट गया, तो अगर कोई हिस्सा उलट जाए, इन्वर्ट हो जाए तो इस प्रकार के गुणसूत्र विपतन को उत्क्रमण या इन्वर्जन कहा जाएगा। इसमें गुणसूत्र में विन्यासित जीनों के विन्यास का क्रम उलट जाता है। और अगर कोई जीन द्विगुणित हो जाए, डबल हो जाए, कोई जीन, एक जीन या एक खंड डबल हो जाए तो इस प्रकार के गुणसूत्र उत्परिवर्तन को द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहा जाता है। इसमें एक ही प्रकार के जीन एक से अधिक बार मिलते हैं। साथ ही अगर गुणसूत्र का कोई हिस्सा टूट के गायब हो जाए, चाहे बीच से चाहे अंत से, कहीं से भी अगर गुणसूत्र का कोई हिस्सा टूट के गायब हो गया तो इस प्रकार के गुणसूत्र उत्परिवर्तन को विलोपन या डिलीशन कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्र का कोई खंड या भाग टूट के विलोपित हो गया। और चौथे प्रकार का है स्थानांतरण, जिसमें अगर एक गुणसूत्र जो कि असमजात है उसका कुछ टुकड़ा टूट के किसी दूसरे गुणसूत्र पर जाके जुड़ जाता है तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को स्थानांतरण उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसमें एक गुणसूत्र का कोई खंड किसी दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। तीसरा प्रकार जो उत्परिवर्तन का है जिसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आएगा। पिछले भाग 3 में हमने पढ़ा था कि एक जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और अगर इस गुणसूत्र की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन आया तो इसको प्लॉयडी कहा जाता है। किसी द्विगुणित जाति डिप्लॉयड स्पीशीज की कायिक कोशिका में यानी सोमैटिक सेल में जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं, पिछले वीडियो में हम देख भी चुके हैं। और एक जाति में गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्रों का माप एवं रचना समान होती है। अगर गुणसूत्र की संख्या में कुछ भी कमी आ जाए या गुणसूत्र संख्या बढ़ जाए तो इस अवस्था को प्लॉयडी कहा जाता है। प्लॉयडी के प्रकार की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की है, सुगुणिता, असुगुणिता।
यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। गुणसूत्रों की मूल संख्या के बराबर ही अगर गुणसूत्रों में वृद्धि या कमी होती है, जैसे अगर मूल संख्या द्विगुणित की जोड़े में है क्रोमोसोम, और मान लीजिए मनुष्य में 23 जोड़ा है, तो अगर पूरा का पूरा एक सेट ही बढ़ जाए या घट जाए तो इस प्रकार के प्लॉइडी को सुगुणिता कहा जाता है। इसमें गुणसूत्रों की मूल संख्या के बराबर ही गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। उदाहरण के तौर पे अगर ये द्विगुणित यानी डिप्लॉइड स्पीशीज है, जिसको 2n से लिखा जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम जोड़े में है, और अगर इसमें पूरा का पूरा एक सेट ही कम हो जाए तो इसको एक गुणिता कहा जाएगा, यानी पूरा एक सेट सब में से एक एक कम हो गया। और अगर सब में एक एक बढ़ जाए या दो दो बढ़ जाए या तीन तीन बढ़ जाए तो इसको बहुगुणिता कहा जाएगा। ये जो स्थिति यहां दर्शाई गई है ये ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड चूंकि क्रोमोसोम 3-3 के जोड़े में है, 4-4 के जोड़े में होंगे टेट्राप्लॉइड, 5-5 के जोड़े में होंगे पेंटाप्लॉइड, तो इसको बहुगुणिता कहा जाता है। जब इनकी संख्या में पूरे सेट की संख्या में वृद्धि होगी तो इसको बहुगुणिता कहा जाता है। बहुगुणिता पुष्पों में अधिक पाई जाती है। दूसरा है असुगुणिता। अगर गुणसूत्रों के किसी एक सेट में कोई गुणसूत्र बढ़ जाता है या कम हो जाता है, एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसको असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी कहा जाएगा। इसमें गुणसूत्रों के एक सेट में से एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पे ये अगर मनुष्य का 23 जोड़ा है तो इसमें अगर 21वें नंबर पे एक और गुणसूत्र अगर आकर जुड़ जाए तो डाउन सिंड्रोम। इसी प्रकार अगर गुणसूत्र में किसी भी सेट में गुणसूत्र के किसी भी सेट में एक भी गुणसूत्र कम हो जाए, जैसे यहाँ लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो गया, तो ये भी असुगुणिता कहलाएगा, जो कि टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण है। ये अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो असुगुणिता को इस आधार पर हम फिर दो भाग में चाहे तो बांट सकते हैं, एक गुणसूत्रों का बढ़ जाना और एक गुणसूत्रों का कम हो जाना। बढ़ जाना हाइपरप्लॉइडी, कम हो जाना हाइपोप्लॉइडी। तो इस प्रकार प्लॉइडी दो प्रकार की है। अगर पूरा का पूरा सेट बढ़ता या घटता है तो इसे सुगुणिता, और अगर सेट में जो गुणसूत्र जोड़े में है उनमें किसी एक में कोई बदलाव आता है, कोई नया गुणसूत्र आ जाए, कुछ कम हो जाए, तो इस प्रकार को असुगुणिता कहा जाएगा। विभाजन के समय गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं, जिससे इस प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं। बच्चों, अभी तक हमने 3 प्रकार का उत्परिवर्तन देखा। एक जीन में उत्परिवर्तन, अगर जीन में कोई बदलाव आ रहा है, एक गुणसूत्र में कोई बदलाव आ रहा है, और एक गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ रहा है। तो ये बदलाव किन वजहों से आते हैं? कुछ कारक हैं जिनको म्यूटाजेंस कहा जाता है, उत्परिवर्तजन। ये कारक गुणसूत्र या जीन में या गुणसूत्र की संख्या में बदलाव लाने में सक्षम है, और ऐसे कारकों को उत्परिवर्ती कारक या म्यूटाजेन कहा जाता है। ये कारक भौतिक, रासायनिक या जैविक मूल के एजेंट हैं जो किसी आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं और उत्परिवर्तन की आवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से इनको 3 भाग में बांटा जा सकता है। भौतिक म्यूटाजेंस, जिसमें एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे आदि। रासायनिक उत्परिवर्तजन, जिसमें नाइट्रस एसिड, ब्रोमीन के कुछ यौगिक, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि। और जैविक उत्परिवर्तजन, जिसमें वायरस आ जाएंगे। बच्चों, यहाँ तक हमने जीन, गुणसूत्र और गुणसूत्र की संख्या में बदलाव देखा। तो इन बदलाव की वजह से कोई ना कोई कमी जरूर आने वाली है, कोई ना कोई विकार पैदा होगा मनुष्यों के अंदर। तो उन विकारों को अब हम एक जिस कैटेगरी में पढ़ेंगे वे है मानव में आनुवंशिक विकार। इससे पहले कि मैं विकार पे जाऊं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जीव विज्ञान की जो शाखा जिसमें मनुष्यों में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे यूजेनिक्स या मानव आनुवंशिकी कहा जाता है। सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव डाली थी, और इन्होंने इसमें इतना प्रमुख कार्य किया है कि इनको मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मानव वंशागति में कुछ समस्याएं आती हैं। मॉर्गन ने अपने ड्रोसोफिला और मेंडल ने अपने मटर के पौधे पे जो संकरण कराया था, उस प्रकार मनुष्यों में संकरण नहीं कराया जा सकता है, और मनुष्यों में वंशागति के अध्ययन में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे मनुष्यों में प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक कठिनाइयां हैं, हम सामाजिक बंधनों में बंधे हैं।
तो इस प्रकार हमारे ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते। साथ ही हमारी जनन क्षमता भी लगभग 20 वर्षों में आती है और संतानोत्पत्ति की दर भी मनुष्यों में कम है और मनुष्यों में मिश्रित पूर्वजता पाई जाती है, जिसकी वजह से शुद्ध लक्षण प्राप्त करना कठिन होता है। तो मानव वंशागति को अध्ययन करने के लिए किसी कुटुंब का चयन किया जाता है और उस कुटुंब की वंशावलियों में किसी लक्षण का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार के अध्ययन को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कुटुंब की वंशावलियों, किसी फैमिली को चुन लिया और उस फैमिली की वंशावलियों को देखा और उसमें किसी एक आनुवंशिक लक्षणों को चुनकर उनकी वंशागति को पढ़ना, ये वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। फ्रांसिस गाल्टन ने मानव कुटुंब में कुछ लक्षणों की वंशागति की व्याख्या की थी, जिसमें वर्णांता, हंसियाकार कोशिका, अरक्ता आदि हैं, जो अभी इसी वीडियो में आगे आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंशावली विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में जिन सिंबल्स का इस्तेमाल होता है वो सिंबल यहाँ बने हुए हैं। नर के लिए सिंबल स्क्वायर का है, मादा के लिए गोल सिंबल, सारे सिंबल यहाँ बने हैं। अगर व्यक्ति प्रभावित है तो उसके खाने को रंग दिया जाता है और मैथुन यानी विवाह को इस प्रकार दर्शाया जाता है। और अगर विवाह संबंधियों में हो रहा है, रिश्तेदारी में हो रहा है, तो इसको इस प्रकार दिखाया जाता है। जनक को ऊपर रखा जाता है, संतति को नीचे रखा जाता है और बाएं से दाएं जन्म के अनुसार इनको बनाया जाता है और जो रोग से प्रभावित होगा उसके बॉक्स को रंग दिया जाएगा। आइए वंशावली विश्लेषण का एक उदाहरण देखते हैं। अगर वंशावली विश्लेषण का उदाहरण देखें तो यहाँ पर नर मादा सिंबल से दिखाया गया है। मादा प्रभावित है और इसी प्रकार इनके जो अगली पीढ़ी में जो इनके बच्चे हैं उनको उनके सिंबल से दर्शाया गया है और जो प्रभावित हैं उनको रंग दिया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग पीढ़ी को देखा गया है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई लक्षण का फिनोटाइप एक पीढ़ी को छोड़कर सामने आए, यानी जनरेशन को स्किप कर रहा हो, कोई लक्षण अगर जनरेशन को स्किप कर दे, एक पीढ़ी को छोड़ दे, 2 पीढ़ी छोड़ दे, तो ऐसे लक्षण अप्रभावी होंगे। और यदि कोई लक्षण हर पीढ़ी में सामने आए तो ऐसे लक्षण प्रभावी लक्षण होंगे। तो इस आधार पर मुझे उम्मीद है आप पहचान सकते हैं कि यहाँ जो लक्षण दिखाया गया है वो अप्रभावी है कि प्रभावी है। और अगर कोई लक्षण नर से मादा में और मादा से नर में हर पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो इसका मतलब उस लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है। और इस प्रकार मानव की वंशावलियों की स्टडी की जाती है। तो आइए अब बात करते हैं उन विकारों की जो मानव में आनुवंशिक विकार जो पैदा होते हैं। मानव में आनुवंशिक विकारों को 2 भाग में बांटा जाएगा। एक मेंडेलियन विकार, अगर किसी एकल जीन में रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसे मेंडेलियन विकार कहा जाएगा। और अगर गुणसूत्र में की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्रोमोसोमल विकार कहा जाएगा। मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार की अगर बात करें, यानी एक जीन में, एकल जीन में कोई उत्परिवर्तन होने जा रहा है, तो मेंडेलियन विकार में अलिंग सहलंग विकार, यानी वो जीन जो ऑटोसोम यानी दैहिक गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का विकार आता है तो वो कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहले हंसियाकार कोशिका अरक्ता, यह एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल अलिंग जिसकी जीन दैहिक गुणसूत्र पर उपस्थित है, अप्रभावी है। यानी जब दोनों गुणसूत्र पर, दोनों समजात गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होगी तभी यह प्रभाव दिखा पाएगी। यह जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। ये जो विकार है इसका निर्धारण एलील HBA और HBS के द्वारा होता है। HBA एक सामान्य जीन है जो कि हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, जिसमें 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड पाया जाता है। जबकि हंसियाकार कोशिका अरक्ता की जो जीन है, जो इसी जीन का म्यूटेटेड फॉर्म है, यानी इसमें उत्परिवर्तन हो चुका है, ये जीन केवल एक उत्परिवर्तन हुआ है जिसमें थाइमीन की जगह पे एडेनिन आ गया है। थाइमीन एक पायरिमिडीन है और एडेनिन एक प्यूरिन है। तो चूंकि एडेनिन थाइमीन को विस्थापित कर रहा है तो इसलिए ये एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है जो ट्रांसफर्सन कहलाएगा। तो जब इसमें म्यूटेशन होगा तो इस एक छोटे से म्यूटेशन की वजह से
जो mRNA बनेगा उसमें परिवर्तन होगा, और जब mRNA में परिवर्तन होगा तो फिर इस 6वें नंबर के वैलिन आ जाएगा, और इस एक परिवर्तन की वजह से जो आरबीसी का शेप है, जो उसका आकार है, वो द्विअवतल बिंब से यानी कि बाइकॉन्केव से वो दात्राकार या हाशिए के आकार जैसा हो जाएगा। रोग का लक्षण 3 संभव फिनोटाइप, क्योंकि HbA और HbS का 3 संभव फिनोटाइप है, HbA HbA, HbA HbS और HbS HbS। तो 3 संभव फिनोटाइप में केवल HbS HbS यानी जो समयुग्मकी व्यक्ति होगा उसी में दर्शित होता है। समयुग्मकी में विषम युग्मकी व्यक्ति रोग का वाहक होगा। जो अगला विकार है वो फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया ये भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी लक्षण है, जिसमें रोगी व्यक्ति में फेनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। फेनाइल एलिनिन टायरोसिन, यह हमारे शरीर में टायरोसिन में बदलता है, और इसको बदलने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनाइल एलिनिन हाइड्रोलेज। ये एंजाइम फेनाइल एलिनिन को टायरोसिन में बदलती है, और इसके जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तो ये एंजाइम काम नहीं करेगी, और ऐसे केस में हमारे शरीर में, हमारे रक्त में फेनाइल एलिनिन जमा होने लगेगा, और इसके जमा होने की वजह से फेनाइल पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्न सामने आएंगे, जिसकी वजह से मानसिक दुर्बलता सामने आएगी, और साथ ही साथ ये मूत्र के साथ भी विसर्जित होते जाते हैं। इस प्रकार के विकार को फेनाइल कीटोन यूरिया कहा जाता है। तीसरा जो विकार है वो एक रक्त का विकार है, जो अलिंग क्रोमोसोम लंग सहलंग अप्रभावी यानी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ये रक्त का विकार है। इसमें भी रक्त में हीमोग्लोबिन की श्रृंखला प्रभावित होती है। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन श्रृंखला से बना है, 2 अल्फा 2 बीटा। यह विकार हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा किसी भी श्रृंखला की संश्लेषण दर में कमी आने की वजह से होता है। जब जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होंगे यानी विषम युग्मकी होंगे, तब यह संतति को वंशानुगत प्राप्त होगा, यानी ये जीन जब माता पिता दोनों में पाई जाएगी तभी ये अगली पीढ़ी में संतति को प्राप्त होगा और संतति रोगी होगी। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता एनीमिया हो जाती है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो अगर अल्फा चेन में डिस्टरबेंस आया, अल्फा श्रृंखला में बदलाव आया, तो इस प्रकार के थैलेसीमिया को अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन या बीटा प्रोटीन में अगर कोई बदलाव आता है तो इसको बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा। इसमें अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है और उसमें बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है। इस रोग का नियंत्रण क्रोमोसोम 16 पर 2 जीन HbA1 HbA2 इसके द्वारा नियंत्रित होता है, और इस रोग का नियंत्रण क्रोमोसोम 11 पर एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह 4 विकल्पी एलील, चूंकि 2 एलील इसके 2 एलील इसके में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन या अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होता है, और ये एक अथवा दोनों जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार थैलेसीमिया 2 प्रकार का है। अब बात करते हैं लिंग सहलंग विकार की, जिसमें वर्णांता, यह एक सेक्स लिंग रेसेसिव ट्रेट है, यानी इसकी जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है। इस विकार में लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु ये त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है, उसमें भेद नहीं किया जा सकता है। लगभग 8% पुरुषों में एवं 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है, क्योंकि नारियों में जब ये दोनों गुणसूत्र पर होगा तभी ये रोग सामने आएगा, परंतु पुरुष में अगर ये X गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो ये नर रोगी हो जाएगा। इसीलिए लगभग 8% पुरुष एवं 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। अगला जो विकार है वो भी एक लिंग सहलंग अप्रभावी लक्षण है, जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें रुधिर थक्का नहीं बनता और इससे संबंधित एक एकल प्रोटीन वो प्रभावित होता है, जिससे रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। जब कभी कोई चोट लगती है तो रुधिर बहता चला जाता है, और इसके बहने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। विषम युग्मजी नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि विषम युग्म की मादा से ये रोग पुत्रों में जाएगा और पुत्र रोगी हो जाएगा। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। वजह यही है कि जब तक ये दोनों गुणसूत्र पर नहीं
उपस्थित होगा तब तक मादा रोगी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल विकार की, यानी जिसमें गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई परिवर्तन आए। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी, इस आनुवंशिक विकार में 21वें क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है और इसकी वजह से जो विकार आएगा उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाएगा, यानी 21 की त्रिसूत्रता। और सबसे पहले इस विकार को लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था। ऐसे व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर वाले होते हैं, जीभ में खांच पाई जाती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। साथ ही चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम कीज यानी अगर आप इनके हाथ को देखेंगे, पहले आप अपने हाथ को देखिए तो सीधी दो रेखाएं दिखाई देंगी, एक और एक दो, मगर इनके हाथ में केवल एक रेखा दिखाई देगी जो इस बीमारी विकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। दूसरा जो प्रकार है क्रोमोसोमल विकार में वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है और इस एक एक्स गुणसूत्र के बढ़ने की वजह से क्रोमोसोम संख्या 47 हो गई, एक बढ़ गई। और ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से तो पुरुष होते हैं परंतु इनमें मादा लक्षण भी व्यक्त हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो जाए तो जो विकार सामने आएगा उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जा रहा है जिससे गुणसूत्र की संख्या 45 हो जा रही है और ऐसी नारियां बांझ होती हैं और इनके अंडाशय अल्पवर्धित यानी विकसित नहीं होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है। तो बच्चों, आज हमने उत्परिवर्तन के बारे में जाना। इन उत्परिवर्तन से जो विकार सामने आएंगे, हमने उन विकारों को भी दो कैटेगरी में देखा, एक मेंडेलियन विकार और दूसरा क्रोमोसोमल विकार। और साथ ही मानव में किस प्रकार वंशागति का अध्ययन किया जाएगा ये हमने पेडिग्री एनालिसिस में देखा। मैं आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ। अगर आप इन अभ्यास कार्यों को कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ गया है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिएगा।